Assalamu alaikum students. Today we are going to learn integration of rational functions by partial fractions. Partial fractions को सॉल्व करना आप लोगों ने एफएससी में ऑलरेडी सीखा होगा। अब जब हमारे पास कुछ ऐसे इंटेग्रल्स होते हैं जिनको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे काम आती हैं। यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसको ब्रेक कर सकते हैं हम पार्शियल पार्ट्स में, और देन उन इंटेग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है। लेट्स से हमारे पास एक इंटेग्रल है which we want to solve, and that is 5x minus 3 divided by x square minus 2x minus 3, okay, dx. So we want to calculate uh, the value of this integral. जब हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ अपर टर्म, जब आपके पास हायर और डिग्री ऑफ लोअर टर्म है तो आप वहाँ पे डिवीजन कर लेते थे और उसके बाद आप उस फ्रैक्शन को ब्रेक करके लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्शियल फ्रैक्शंस के केस में ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डिग्री ऑफ अपर टर्म is smaller than degree of lower term, which means upper term की अगर आप हाईएस्ट डिग्री देखें तो डेट इज x पावर 1, ठीक है। और अपर टर्म की हाईएस्ट डिग्री x पावर 1 है और लोअर टर्म की हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर है। तो ऐसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और ये मेथड है हमारे पास। इस मेथड को आप अच्छे से सीख लें ताकि कहीं पे भी आप आगे इसको अप्लाई कर सकें टू solve such expressions 2x minus 3. So it can be written as 5x minus 3 divided by, नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसको मिड टर्म ब्रेक करके आप फैक्टर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। ओके, मिड टर्म ब्रेक हमने की है, यानी कि अगर आप इन दोनों मिडिल टर्म्स को आपस में ऐड करें तो आपके पास आंसर -2x आएगा, और अगर आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें -3x मल्टीप्लाई बाय x तो आपके पास आंसर -3x स्क्वायर आएगा, जो इन दो लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इस तरह से आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 5x minus 3 divided by x into x minus 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और फाइनली इसकी फॉर्म बन जाएगी आपके पास 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की फॉर्म बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि मेथड क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस करने का ऐसे एक्सप्रेशंस को। तो 5x माइनस 3 हमारे पास आ चुका है इक्वल्स टू x प्लस 1 into x minus 3. So it can be written as some constant a divided by x plus 1, जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, फिर प्लस का साइन, फिर another constant b divided by second factor which is x minus 3. Let's say this is our equation number 1. Now the next step is multiplying both sides by जो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स होंगे दोनों, इनसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, डेट आर x प्लस 1 एंड x माइनस 3। सो इक्वेशन 1 विल बिकम 5x माइनस 3 इक्वल्स टू ए के साथ जब आप ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 3 बच जाएगा। सिमिलरली जब b वाली टर्म के साथ आप ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 बच जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। द नेक्स्ट स्टेप इज
कि कोई भी एक फैक्टर पहले आप चूज़ कर लें। लेट हम x-3 चूज़ करते हैं और उसको आप पुट कर दें इक्वल्स टू 0। पुट x-3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 और इसको आप पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में x की ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 15 माइनस 3, यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 3 पुट किया है। 5 इंटू 3 15 माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। ओके, तो 12 इक्वल्स टू 0 प्लस 4b and b will be finally equals to 12 divided by 4, b equals to 3। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 3। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a पुट x एक प्लस 1। नाउ हमारे पास जो सेकंड फैक्टर होगा उसको आप इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। पहला फैक्टर था हमारे पास x माइनस 3, उसको 0 के इक्वल पुट किया। सेकंड फैक्टर था x प्लस 1, उसको 0 के इक्वल पुट किया। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 और इसको आप पुट कर देंगे अगेन इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करें 5 इंटू -1 माइनस 3 equals to a into -1 minus 3 plus b into -1 plus 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 minus 3 equals to -4a plus 0 और यहाँ से आपके पास a equals to आ जाएगा 2। सो a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद यानी कि इन कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद आप पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप यहाँ पे न्यूमरेटर में a की वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी इक्वल्स टू 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू हमारे पास 2 थी, सो 2 पुट कर दिया a की जगह डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। सिमिलरली b की वैल्यू 3 थी तो b की जगह 3 पुट कर देंगे -3। तो हमारे पास जो एक कम्प्लेक्स फॉर्म में ये टर्म थी ये हमारे पास रिड्यूस हो गए 2 सिंपल टर्म्स का सम बन गई। इसको चेक करने का आपके पास ये तरीका है कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं। आप दोनों साइड्स का इन दोनों साइड्स का अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करें तो आपके पास दोबारा वही आंसर बन जाएगा जो आपके पास स्टार्ट में था। x प्लस 1 x माइनस 3 एलसीएम लें तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 5x माइनस 5x सॉरी 2x प्लस 6, यहाँ पे 6 आता है और 5x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय इनको नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। सिंपली जब आप एलसीएम लें तो ये दोनों टर्म्स वापस उसी प्रीवियस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती हैं। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आई है जिसमें हमने अपनी कम्प्लेक्स टर्म को इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है। हैंस हमारे पास जो आई की शेप थी पहले गिवन शेप थी 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 dx, वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी इन द फॉर्म 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यानी कि ये वैल्यू इक्वेशन 3 से हम इसकी पुट कर देंगे, प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ओके, नाउ इन दोनों टर्म्स को आप ब्रेक कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म को ब्रेक कर लिया, इंटू डी एक्स, प्लस 3 आप कॉमन ले लें और आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो इन इंटेग्रल्स के आपके पास जब भी आपके पास इस शेप का कोई इंटेग्रल होता है तो उसका आंसर आपके पास नेचुरल लॉग की फॉर्म में आता है। सो 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस सी। इस तरीके से हमने इस इंटेग्रल को सॉल्व कर लेना है। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 8.3 ऑफ थॉमस कैलकुलस। 8.3 में हमने बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस को ही डिफरेंट मेथड्स से सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे दोज आर क्वेश्चन नंबर 1 to 44। इनमें से आप डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करें
और फॉर प्रैक्टिस पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे आप रिड्यूस करते हैं उसकी जो पॉसिबल टाइप्स हैं वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहूँगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले। तो हमारे पास कोई फॉर्म हो सकती है लाइक जिस तरह अभी हमारे पास जो केस था उसमें हमारे पास फॉर्म थी 1/z-1। जब हमने नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनाए थे तो ये फॉर्म आई थी। तो इसको हम लिखते होते हैं a/z-1 यानी कि फर्स्ट फैक्टर प्लस b/बाय सेकेंड फैक्टर। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड टाइप होती है 1/z-1 होल स्क्वायर लेट से। तो इसको आप लिखते होते हैं a/z-1 कोई पावर आप कंसिडर नहीं करेंगे प्लस b/z-1 होल स्क्वायर। पहले आप पावर 1 कंसिडर करेंगे यानी कि और उसके बाद पावर 2 कंसिडर करेंगे। अगर इसका क्यूब होता तो नेक्स्ट आप यहाँ पे टर्म ले लेते प्लस c/z-1 होल क्यूब। तो ये केस अभी हमारे पास नहीं है, स्क्वायर तक था। तो थर्ड टाइप है हमारे पास लेट्स से 1/z² + 1, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है बल्कि z² + 1 है इंटू z+1। तो सबसे पहले जो सिंपल फैक्टर होगा फर्स्ट डिग्री फैक्टर उसको आप कंसिडर करेंगे यानी कि a/z+1 प्लस नाउ जब आपके पास z² वाली या x² वाली कोई टर्म होगी इस तरह की जिस तरह हमारे पास ये है x² + 1 एक्सेट्रा, तो इसके लिए आप कंसिडर करेंगे bz+c, अगर x हो तो bx+c /z²+1। ओके एंड द फोर्थ हमारे पास ओके तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स होती हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की जिनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये तीनों टाइप्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी। नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जिसमें हमने रिड्यूस करनी है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन z+1 डिवाइडेड बाय z² इंटू z-1। ओके तो अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे इसको आप लिखेंगे a/z प्लस b/z²। पहले आप फर्स्ट पावर के साथ लेंगे फिर सेकंड पावर के साथ लेंगे प्लस c/z-1। तो यहाँ पे आप जहन में रखें कि ये सिर्फ हमारे पास z² है, z²-1 या z²+1 नहीं है। सो इसको आप z पावर और z² पावर की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय जो आपके पास ये कॉमन फैक्टर होता है इससे आप मल्टीप्लाई कर से देते हैं तो z² इंटू z-1। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी z+1 इक्वल्स टू a/z। a/z के साथ जब आप ये फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा az इंटू z-1। सिमिलरली b/z² के साथ जब आप ये फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा b इंटू z-1 और c वाली टर्म के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा cz²। लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज पुट कोई भी आप फैक्टर ले लें और उसको आप जीरो के इक्वल पुट कर दें। पुट z हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2। 1 इक्वल्स टू 0 प्लस b इंटू 0-1 प्लस 0 और b का आंसर यहाँ से आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू -1। ओके b इक्वल्स टू आपके पास -1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर जो है आपके पास वो क्या है जी z-1। सो पुट z-1 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 यानी कि आप पुट करने लगे हैं z इक्वल्स टू 1। तो जब आप ये पुट करेंगे
तो 1 + 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 × 1 - 1 प्लस b इंटू 1 - 1 प्लस c इंटू 1 होल स्क्वायर। तो 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस c, सो फाइनली c इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। जो दो फैक्टर्स हमारे पास थे, एक z, एक हमारे पास z फैक्टर था और एक हमारे पास z-1 फैक्टर था, तो ये दोनों हम पुट कर चुके हैं और b की और c की वैल्यू हमारे पास आई है, लेकिन a की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास यही दो सिंपल फैक्टर्स थे। तो जो नेक्स्ट टास्क है वो है हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन a की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सके। सो इक्वेशन नंबर 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। जब हम इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं तो उस टाइम हमारे पास कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स का ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास आ जाएंगी z+1 इक्वल्स टू az² प्लस bz² माइनस bz प्लस cz-1। जब आपके पास कोई कोफिशिएंट रह जाए और उसको आप कैलकुलेट ना कर सकें तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स आप मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, सबसे पहले हाईएस्ट कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन में हाईएस्ट कोफिशिएंट z² है, तो z² के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे z² वाली कोई टर्म नहीं है, सो कोफिशिएंट ऑफ z इज 0 ऑन लेफ्ट साइड। राइट साइड पे आपके पास z² के साथ a भी है प्लस b भी है। तो यहाँ से a क्योंकि हमने फाइंड करना है अब, तो a हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू -b और b की वैल्यू थी हमारे पास इक्वल्स टू -1। सो a आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -1, a इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a, b और c तीनों को आप फाइंड कर चुके हैं। हमारे पास अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 में अब आप अगर a की, b की और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो z+1 डिवाइडेड बाय z² इंटू z-1 आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 1 के इक्वल, सो 1 डिवाइडेड बाय z। नेक्स्ट इज b की वैल्यू आप पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाय z² और फिर उसके बाद c की वैल्यू आप पुट करेंगे विच इज़ 2, तो +2 डिवाइडेड बाय z-1। तो इस तरह से आपने इस फ्रैक्शन को ब्रेक कर लिया। अगर आपने इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता तो इन तीन सिंपल टर्म्स का इंटीग्रल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट now the next task is we are going to solve question number 20. Question number 20, which is I equals to x² divided by x-1 into x² plus 2x plus 1. Okay, we have to solve this integral. Again हमारे पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर आपके पास हाईएस्ट डिग्री x² है और नीचे आपके पास हाईएस्ट डिग्री x मल्टीप्लाई बाय x²। अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करें तो हाईएस्ट डिग्री आपके पास x की x³ आएगी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम दोबारा रिड्यूस करेंगे सिंपल फॉर्म में यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो i इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं x² डिवाइडेड बाय x-1 इंटू जो सेकंड टर्म है आपके पास, ये आपके पास x+1 होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको आप रिड्यूस कर लेंगे x+1 होल स्क्वायर की फॉर्म में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व x² डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x+1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a डिवाइडेड बाय
x माइनस वन प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस वन प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल स्केयर। क्योंकि यहाँ पे स्केयर था हमारे पास, तो एक दफ़ा इसको आप 1 पावर के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा 2 पावर के साथ लिखेंगे। लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है डिनोमिनेटर में, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो आंसर आपके पास आएगा एक्स स्केयर इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस वन होल स्केयर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस c इंटू एक्स माइनस वन। लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अगेन यहाँ पे जिस तरह अभी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, हमें वही मसला आएगा, एंड डेट इज़ एक दफ़ा तो आप x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर लेंगे, एक दफ़ा आप x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर लेंगे, लेकिन थर्ड कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें प्रॉब्लम होगी और उसको आप ओवरकम करेंगे यूजिंग कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को, सारी टर्म्स को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ऑन मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी okay, we are going to multiply these terms put x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। x माइनस वन को आप ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू वन। इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू वन हम पुट करने लगे हैं, तो वन स्केयर इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस वन होल स्केयर है, a इंटू एक्स की वैल्यू है आपके पास वन प्लस वन होल स्केयर प्लस b इंटू वन माइनस वन और वन प्लस वन प्लस c इंटू वन माइनस वन होल स्केयर। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा वन इक्वल्स टू a इंटू फोर प्लस ज़ीरो, सो a विल बी इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाय फोर। ये आपके पास वन डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा इस केस में। नाउ जो आपके पास नेक्स्ट फैक्टर था डेट इज़ एक्स प्लस वन। अगर ये आप देखें तो एक्स प्लस वन, तो पुट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से आपके पास x इक्वल्स टू माइनस वन आ जाएगा और माइनस वन होल स्क्वायर इसको आप पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वल्स टू आ जाएगा a इंटू माइनस वन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस c इंटू माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, तो इस केस में वन इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस फोर सी, सो c इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय फोर के। c will be equals to 1 divided by 4. Now यहाँ पे आपके पास होल स्केयर नहीं है इक्वेशन नंबर 2 में, इस टर्म के साथ होल स्केयर नहीं है, तो ये होल स्केयर यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, तो दिस विल बी माइनस टू सी, सो c इक्वल्स टू माइनस वन ओवर टू आ जाएगा हमारे पास। नाउ हमने फाइंड करने हैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करके
बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि ए और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्केयर इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 सिमिलरली प्लस बी इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। ओके, यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन से एक्स स्केयर के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करें, सॉरी कंपेयर करें, तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे 1 है आपके पास, जबकि राइट साइड पे ए एक ऐसी टर्म है जिसके साथ एक्स स्केयर आ रहा है और बी एक ऐसी टर्म है जिसके साथ एक्स स्केयर आ रहा है। ओके, तो जब आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो इस केस में 1 इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स स्केयर के, अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी। बी हमने फाइंड करना है, तो बी आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस ए, और ए की वैल्यू आई है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो ए की वैल्यू आई है 1 डिवाइड बाई 4। तो 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 4। सो बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 को अगर आप देखें तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, अगर ए बी और सी सारों की वैल्यूज़ अगर आप पुट करें, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, सॉरी सी की वैल्यू नेगेटिव में थी तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली इंटेग्रल आई था, यानी कि ये इंटेग्रल था हमारे पास इक्वल टू आई डी एक्स। और इसी तरह इसको आप इंटेग्रल की फॉर्म में, जब इंटेग्रल में पुट करेंगे तो इंटेग्रल की फॉर्म इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, और इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 3 डिफरेंट इंटेग्रल्स में, यानी कि 1 डिवाइड बाई 4 पहले ही टर्म में से कॉमन लें और ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। सिमिलरली 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, एंड देन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहली टर्म्स में से पहली टर्म का इंटेग्रल आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म का इंटेग्रल आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, और ये टर्म आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 पावर माइनस 2 जब आप इसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। और इस टर्म का आपके पास जो इंटेग्रल आएगा वो आप यहाँ पे इंटेग्रल का जो पावर फार्मूला है, पावर रूल फार्मूला, वो आप अप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/4 ln ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 ln ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस, सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, जो इंटेग्रल का पावर रूल है आपके पास। सो आई इक्वल्स टू, ये हमारे पास -1/2 और 1/2 प्लस 1/2 बन जाएगा, और न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जब आप इस फैक्टर को ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इन इंटेग्रल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सेज आई इक्वल्स टू y पावर 4 प्लस वाई स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाय y क्यूब प्लस वाई इंटू टी वाई। ओके, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर की पावर आपके पास मैक्सिमम पावर 4 है और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 3 है। तो सबसे पहले क्योंकि अपर पावर आपके पास लार्जर है लोअर पावर से, तो यहाँ पे आप डिवीजन का मेथड जो है सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे। तो y4 प्लस वाई स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई क्यूब प्लस वाई। तो वाई क्यूब प्लस वाई को अगर आप y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा y4 प्लस वाई स्क्र। ओके, साइंस चेंज करें, इनको ऐड कर दें तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे आपके पास -1 बच जाएगा। रूल क्या था इसको लिखने का,
कि आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ओके, तो आई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा सबसे पहले यहाँ से, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो y वाली टर्म आती है, उसके बाद ये नीचे वाली टर्म हमारे पास आती है -1 डिवाइडेड बाय, और उसके बाद ये लास्ट वाली टर्म हमारे पास आती है y क्यूब प्लस वाई इंटू डी वाई। ओके, तो ये इंटेग्रल आप इस फॉर्म में डिवीजन से रिड्यूस कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा i इक्वल्स टू वाई डी वाई एंड देन माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाय वाई क्यूब प्लस वाई डी वाई। ओके, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा और ये इंटेग्रल फर्स्ट टर्म तो आपको वाई स्केयर डिवाइड बाई 2 दे देगी, माइनस जो आपके पास डिनोमिनेटर में ये टर्म है, यहाँ से y आपके पास कॉमन आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं वाई स्केयर प्लस 1 इंटू डी वाई। ओके, तो अब हमने सेकंड टर्म को कैलकुलेट करना है। सेकंड टर्म आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, तो इसको लेट से हम इंटेग्रल को I1 कह देते हैं। I1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करके जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो I1 इक्वल्स टू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय y इंटू वाई स्केयर प्लस 1 इंटू डी वाई। ओके, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है 1 डिवाइडेड बाय वाई इंटू वाई स्केयर प्लस 1, इसको आप दोबारा a डिवाइडेड बाय वाई प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि वाई स्केयर प्लस 1 है हमारे पास सेकंड फैक्टर, तो बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे वाई स्केयर प्लस 1। सो दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, सबसे पहले आप पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लेट्स मी ऐड सम न्यू स्लाइड्स। ओके, now we have to find the values of constants a b and c. so now सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को बाय कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाइंग बाय कॉमन फैक्टर है आपके पास y इंटू वाई स्केयर प्लस 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 के साथ आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 से आपके पास आ जाएगा a इंटू वाई स्केयर प्लस 1 प्लस बी वाई प्लस सी इंटू वाई। ओके, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो है y इक्वल्स टू 0, सो पुट y इक्वल्स टू 0। जब आप y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। नाउ इक्वेशन नंबर 3 से अब आप मल्टीप्लिकेशन करके एक न्यू टर्म बना लें, यानी कि क्योंकि अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करने लगे हैं, कोई और फैक्टर हमारे पास नहीं है जिसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकें, तो ए वाई स्केयर प्लस ए प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी वाई। ओके, तो ये हमारे पास टर्म बन रही है। तो सबसे पहले आप वाई स्केयर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो 0 इक्वल्स टू ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास, और इस इक्वेशन से b आपके पास आ रहा है इक्वल्स टू माइनस ए, सो b इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -1, तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब आप y के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें ताकि आपके पास c की वैल्यू आ जाए, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे y का कोई को आपके पास टर्म नहीं है, सो कोफिशिएंट ऑफ y ऑन लेफ्ट साइड इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू, और राइट साइड पे आपके पास जो है y का कोफिशिएंट वो c है, सो c इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। तो ये तीनों हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए। इन सारों को अगर आप तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएगी इन द फॉर्म 1 डिवाइडेड बाय y माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्केयर प्लस 1। ये हमने a b और c की वैल्यूज पुट कर दी। सो I1 कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय वाई डी वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्केयर प्लस 1 डी वाई। ओके, सो 1 ओवर y का आपके पास जो इंटेग्रल है वो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y ln ऑफ y माइनस
और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वाई स्केयर प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, जबकि ऊपर y है। तो जब आपके पास इस तरह की टर्म हो तो ऊपर अगर आप डेरिवेटिव बना लें डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का, तो आप नेचुरल लॉग वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वाई स्केयर प्लस 1 का आपके पास जो डेरिवेटिव है वो आता है 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 2y। तो अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में 2y हो तो हम यहाँ पे नेचुरल लॉग वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बाई 2। सो -1/2 इंटू, अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस इंटेग्रल पे नेचुरल लॉग वाला, विच इज़ ln ऑफ वाई स्केयर प्लस 1। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इंटेग्रल कैलकुलेट हो जाएगा। सो यूजिंग इन इक्वेशन वन में आप अगर यूज़ करेंगे ये वैल्यू, तो फाइनली आपके पास इंटेग्रल आई आ जाएगा इक्वल टू वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ln ऑफ वाई प्लस 1/2 ln of y square plus 1 plus c. So in this way you can solve the improper fractions which are involved in different integrals. तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफरेंट टाइप्स की, कि किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप रिड्यूस करते हैं इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस, या आप ये कह लें कि इनटू सच फ्रैक्शंस दैट कैन इजीली बी इंटीग्रेटेड। ओके, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल्स को, कि डिफरेंट इंटेग्रल्स में जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।